पहला क्वेश्चन था जी, व्हेन इज डिविडेंड रिसीव्ड कंसीडर्ड एज ऑपरेटिंग। कि बच्चों ने आंसर लिखा था नो इट इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपसे ये बताया गया है, ध्यान से पढ़ना आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज। क्वेश्चन में ये मेंशन है, गिवन है कि इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है और वो ऑपरेटिंग है। सिचुएशन बतानी है, ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है जब डिविडेंड रिसीव्ड ऑपरेटिंग हो। तो आंसर लिखना था इन केस ऑफ फाइनेंसिंग कंपनी डिविडेंड रिसीव्ड इज एन ऑपरेटिंग। फाइनेंशियल कंपनी हो सकता है, फाइनेंशियल फाइनेंसिंग दोनों से कुछ और लिखा हुआ है, चेक कराना एक बार, चेक कराना क्लास के बाद। सेकंड क्वेश्चन, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है इन्वेस्टमेंट कंपनी को, तो कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए इंटरेस्ट रिसीव करना नॉर्मल काम है, उसका तो काम ही है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी आंसर आना था इसमें। थर्ड क्वेश्चन, डिविडेंड पे करा फाइनेंसिंग एक्टिविटी कंपनी ने, तो ध्यान रहे डिविडेंड पेड हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, चाहे कोई भी कंपनी डिविडेंड पे करे, चाहे कोई भी कंपनी डिविडेंड पे करे, वो हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। फोर्थ क्वेश्चन, डिस्काउंट जो है वो इनडायरेक्ट मेथड में क्या किया जाता है? ऐड या लेस, तो ऐड किया जाता है, ये मेजॉरिटी का सही था। फिफ्थ क्वेश्चन, इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, बिल्कुल सही था। इसका आंसर 2 साल पहले तक अलग होता था, जब तक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स था। अगर डिविडेंड वाला टैक्स है तो फाइनेंसिंग बन जाएगा, फाइनेंसिंग भी हो सकता है। अदरवाइज इनकम टैक्स है तो ऑपरेटिंग ही हो सकता है, लेकिन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कट चुका है, आपको पढ़ाया भी नहीं गया, तो इसलिए वो सिलेबस में नहीं है। तो इनकम टैक्स आपके लिए जो है सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग है, ऑलवेज ट्रू। 6 पे आते हैं, इसमें फुल नहीं मिले। देखिए, जब भी आपसे पूछा जाए कि कोई ट्रांजैक्शन आपको दे दी जाए, कोई अकाउंट का नाम आपको दे दिया जाए, और आपसे पूछा जाए कि कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है, तो आपको इनडायरेक्ट मेथड के पर्सपेक्टिव से नहीं देना होता आंसर। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा डेफिनेशन कौन सी है, अब तो बोल दोगे ऑपरेटिंग, क्योंकि ऑपरेटिंग में तो ऐड करते हैं इसको। हम इनडायरेक्ट मेथड में रिवर्स ऑर्डर में चल रहे होते हैं, इसलिए हमें किसी चीज का इफेक्ट खत्म करने के लिए उसका इफेक्ट डालना पड़ता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो वही एक्टिविटी बन जाती। जैसे पहला क्वेश्चन था, लास्ट के 2 हैं, डेप्रिसिएशन और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। आपको लिख के आना था नो फ्लो, इसमें कैश फ्लो ही नहीं है। ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग तो बात की बात है। एक स्टूडेंट ने लिखा हुआ था बहुत अच्छा आंसर, उसने लिखा था इट इज नो फ्लो ऑफ कैश, हाउएवर एज पर इनडायरेक्ट मेथड इट इज एडेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे दिया उस स्टूडेंट ने कि भैया नो फ्लो भी है, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग में ऐड भी होता है। अब हम बिल्कुल सेफ हो गए कि टीचर पता नहीं क्या ऐड वाला आंसर ढूंढ रहा है हमारे आंसर शीट में, या नो फ्लो वाला आंसर ढूंढ रहा है, दोनों आंसर मिल जाएंगे उसको। तो ये तो बेस्ट आंसर हो गया। बाकी सिंगल आंसर लिखना है तो नो फ्लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं। आपसे पूछा जाए ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग है नहीं है, तो डेफिनेटली नो फ्लो। डेप्रिसिएशन में भी नो फ्लो लिखना था, लॉस ऑन सेल में भी। पहला सेल ऑफ गुड्स, तो सेल ऑफ गुड्स इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हालांकि ऑपरेटिंग कुछ भी नहीं करता इसका, ऑपरेटिंग में लिखते नहीं हालांकि इसको, क्योंकि हम इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे होते हैं, बट है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग लिख करके आना था इसमें। पेमेंट ऑफ डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मेजॉरिटी का सही था। सेल ऑफ प्रेफरेंस शेयर, शेयर्स देखते ही बच्चों ने फाइनेंसिंग लिख दिया, ध्यान समझिए इस चीज को। शेयर और डिवेंचर के साथ ये 4 काम किए जा सकते हैं, इशू या रिडीम या बाय या सेल। अगर हम इशू कर रहे हैं तो मतलब हमारी ही कंपनी के शेयर है, हमारी ही कंपनी के डिवेंचर है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी प्लस होगा। अगर हम शेयर या डिवेंचर रिडीम कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी ही कंपनी के शेयर डिवेंचर है और हम रिडीम कर रहे हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये लेस होगा, आउटफ्लो। हम शेयर डिवेंचर खरीद रहे हैं, अपनी कंपनी के शेयर डिवेंचर नहीं खरीदे जाते, किसी और कंपनी के डिवेंचर खरीद रहे हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आउटफ्लो है, पैसा जा रहा है, माइनस होगा। अगर हम शेयर बेच रहे हैं तो उसका मतलब पास्ट में कभी खरीदे होंगे, बिना बाय करे सेल तो कर ही नहीं सकते, हमेशा बाय किया जाता है पहले फिर सेल किया जाता है, इसलिए पहले बाय किया होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आया होगा फिर सेल हो रहा है।
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इनफ्लो प्लस नॉलेज के लिए बताता हूँ एक चीज। शेयर्स में हालांकि जब हम शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं कंपनियों के, उसमें हमारे पास ऑप्शन होता है वी कैन सेल बिफोर बाय। वी कैन सेल बिफोर बाय क्या कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर? जैसा शेयर्स में अर्निंग के लिए ना बहुत मतलब करीब 3 से 4 करोड़ हैं इंडियन जो शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो अर्निंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है। पहले क्या होता था कि भाई जैसे मैंने शेयर खरीदा 2000 का, वो 2500 का हो गया, मैंने बेच दिया, प्रॉफिट हो गया। ये तो ये अर्निंग का तरीका होता है। हमारी शेयर मार्केट गिर रही, 2500 का शेयर था 2400 रह गया, 2300 रह गया। अब फिर आप लोग कैसे अर्न करें? उसका भी अर्निंग का तरीका निकालना होगा। मान लीजिए अभी 2500 चल रहा है शेयर और आपको लगता है 2400 हो जाएगा, 2500 पे बेच दो बिना खरीदे, 2500 पे बेच दो और शाम तक 2400 पे खरीद लो, हो गया 100 रुपये। तो ये ऑप्शन भी होता है हमारे पास, सेल बिफोर बाय। उसमें हालांकि रिस्क रहता है कि मान लो शाम तक 2600 हो गया तो 100 का नुकसान भी हो जाएगा। फिर वापस आते हैं कि बाय एंड सेल लिखा हो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इश्यू और रिडीम लिखा हो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। यहाँ पर लिखा था सेल ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी था। पॉइंट नंबर 4 डिविडेंड रिसीव्ड। ध्यान से देखिए जी, इन वाले शेयर पर जो हमारे खुद की कंपनी के शेयर है इस पर डिविडेंड देते हैं, डिविडेंड पेड। और जो दूसरे की कंपनी के शेयर हमने खरीदे हुए हैं इस पर डिविडेंड मिलता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी प्लस होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी माइनस होगा। यहां पर लिखा हुआ डिविडेंड रिसीव्ड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है प्लस करना। परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी, एक आध बच्चे का ही सही था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिख के आना था आपको, या फिर नो फ्लो। नो फ्लो, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कोई भी एक्टिविटी नहीं आएगी, फ्लो ही नहीं, कैश फ्लो ही नहीं आएगी। लेकिन सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो है ना? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है तो लेकिन नो फ्लो कैसे सर? सुनो, मैंने बैंक से पैसा निकाल करके ऑफिस में रख दिया तो ये कैश फ्लो थोड़ी ना। जितनी भी ट्रांजैक्शन विद इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होती हैं, दीज आर कंसीडर्ड एज नो फ्लो ऑफ कैश। These are considered as no flow of cash, जो विद इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होती है। बैंक से पैसे निकाल कर मैं अपनी ऑफिस में रख लिया तो कोई कैश ना बढ़ा ना घटा, सिंपल सी बात। फ्लो उसे बोलेंगे जहां पे कुछ चेंज हो, फ्लो तब बोलेंगे जब चेंज हो। कोई चेंज हो तो फ्लो कैसे हो गया? ठीक है। रेंट रिसीव, रेंट रिसीव होता है सर हमें बिल्डिंग पर, बिल्डिंग इन्वेस्टिंग में आता है, एनसीए में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। परचेज ऑफ डिबेंचर, परचेज वर्ड लिख दिया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। डिबेंचर देख के बच्चे फाइनेंस में लिखाते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। प्रीमियम पेन और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन रिडीम वर्ड आ गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लास्ट तो बता चुका हूं। 7th क्वेश्चन, कॉमन मिस्टेक। कॉमन मिस्टेक मैंने बताया था पहले भी, वर्किंग कैपिटल बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। अभी मिस्टेक थी, ब्रैकेट लगाना भूल गए या ब्रैकेट गलत जगह लगा दिया, ऐसी मिस्टेक थी। बाकी लोन की, लोन सर लास्ट ईयर था 1 लाख, फिर रह गया 25। इसका मतलब हमने 75,000 रुपीस का लोन रीपे कर दिया। तो बहुत बच्चे नोट लिख करके नहीं आ, नोट लिख के आना होता है जी, वरना मार्क्स कटेंगे। आप क्या देना पड़ेगा उनका? इट इज एज्यूम्ड दैट लोन हैज बीन पेड एट द बिगिनिंग और एंड ऑफ द ईयर। कोई एक वर्ड लिख करके आना आपको, बिगिनिंग या एंड। अगर एंड पे करेंगे तो इंटरेस्ट भी दिखाना पड़ेगा उसको, बिगिनिंग में भी दिखाना पड़ेगा। अगर हमने साल के एंड में लोन चुकाया ऐसा नोट लिख करके आते हुआ तो मतलब पूरा 1 लाख रुपए पूरे साल रहा, तो 1 लाख का 10% 10,000 रुपए इंटरेस्ट लिखना। अगर आप ऐसा नोट मानते हो कि साल की शुरुआत में ही हमने लोन चुका दिया 75,000 का, तो 25,000 का लोन पूरे साल रहा, तो इंटरेस्ट 25,000 का निकालोगे, 25,000 का 2500 रुपए। एग्जाम में कभी ऐसा आ जाए कि लोन पहले 1 लाख का था, 0 हो गया, तो ऐसे में एडवाइजेबल है कि ऐसा नोट लिख करके आओ, इट इज अज्यूम्ड दैट लोन हैज बीन पेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ताकि इंटरेस्ट निकाल लेना पड़े। ठीक है? यस सर। लेकिन इसमें साल के एंड में भी बचा हुआ है लोन, तो इंटरेस्ट तो निकालना पड़ेगा ही आपको। इंटरेस्ट तो निकालना पड़ेगा, लोन चाहे कभी भी चुकाओ, एंड में या बिगिनिंग में इंटरेस्ट तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो पूरे साल ही रहा। तो इसमें एंड मानो कि बिगिनिंग मानो, दोनों आंसर सही हैं। कई बच्चों ने बिगिनिंग लिखा था, कई बच्चों ने लिखा था, सबको पूरे मार्क्स मिले हैं इस नोट के। ऑपरेटिंग में ऐड करना था, माइनस में माइनस करना था। मेरे अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुके हैं। जो कॉमन डाउट्स थे, कॉमन मिस्टेक्स थी, बाकी आप लोग पूछ सकते हैं इंडिविजुअली टेस्ट में से। नेक्स्ट टेस्ट होगा, उसका टाइम 10 बजे का रखा है मैंने।
टेस्ट सीरीज 1 जो आपकी है, चैप्टर जितने आपके टर्म 2 में दोबारा कराए गए थे, मतलब फर्स्ट टाइम कराए गए थे, डिसोल्यूशन, इशू ऑफ डिबेंचर, कॉमन साइज कंपैरेटिव और कैश फ्लो, इन 4 चैप्टर का आपका टेस्ट होगा इस संडे को। एडवांस में क्वेश्चन पेपर आपको दे दिया गया है, उसी में से टेस्ट आएगा, सिर्फ अमाउंट वगैरह बदलेंगे बस। ऐसा होमवर्क आपको चेक कराना है, क्वेश्चन 8, 9, 10 नेक्स्ट क्लास में, और 1 to 7 सैटरडे को। ये हर संडे का मैंने शेड्यूल कर रहा हूँ, हर संडे का ऐसे करा करूँगा। चैप्टर एक और एनपीओ स्टार्ट कर रहा हूँ आज, जब एनपीओ खत्म हो जाएगा तो वो भी ऐड हो जाएगा टेस्ट सीरीज में, वो फिर हर टेस्ट सीरीज में आएगा अप्रैल एंड तक। पूरी मार्च में आपकी क्लासेस ऐसे चलेंगी, पहले एनपीओ, फिर रिटायरमेंट, फिर डेथ। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्च एंड तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, फिर अप्रैल में सैंपल कोर्स कराए जाएंगे क्लास के अंदर। हर संडे टेस्ट चलता रहेगा पूरी मार्च, पूरी अप्रैल। मई में जितने भी छुट्टियां होंगी, मई में मान लो पेपर आपका 10 मई को होता है फॉर एग्जांपल, 5 या 6 छुट्टियां होती हैं, उसमें डेली क्लास चलेगी आपकी, और एक फाइनल टेस्ट होगा एग्जाम से एक दिन पहले। चलिए एनपीओ स्टार्ट कर रहे हैं।